नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज सुबह एक रेल हादसा हो गया, जहां एक ट्रेन के 3 डिब्बों में आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। रिपोर्ट देखिए। हादसे के वक्त कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के 3 एसी कोच में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना दायरा बढ़ा दिया। तीनों डब्बों में से निकलने वाली आग की लपटें आसमान छूने लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची राहत टीम ने बड़ी मुश्किल से सभी यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन यात्रियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक कोरबा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। इसी दौरान B7 कोच में धुआं उठने लगा। इसे देखकर कोच में सवार यात्री शोर मचाते हुए बाहर की ओर भागे। देखते ही देखते डिब्बे से आग की लपटें उठने लगी। आग फैलती रही और B6 कोच को भी अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। आग पूरी तरह से बुझने तक B7, B6 के अलावा M1 कोच जलकर खाक हो चुके थे। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर सुबह 6:30 बजे पहुंची थी। हालांकि हादसे के पीछे का कारण टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। वहीं रेलवे ने घटना की वजह जानने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इजराइल 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इस्माइल हानिया की हत्या के ईरान और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बौखलाए हुए हैं। ऐसे में इजराइल भी पूरी तैयारी कर रहा है। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उसे 6 देशों के गठबंधन से सामना करना होगा। ईरान को गाजा बना देगा इजराइल। पीएम नेतन्याहू गाजा के बाद ईरान और हिजबुल्लाह को एक साथ निपटा देना चाहते हैं। इसके लिए नेतन्याहू को अमेरिका की सख्त जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है। अमेरिकी दौरे पर जब नेतन्याहू गए थे तो उस वक्त अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने डंके की चोट पर कहा था कि ईरान ही वो शैतानी धुरी है जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर आतंकी हमला करवाता है। और अब हम ईरान और उसके समर्थकों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। नेतन्याहू के इस भाषण के बाद जहां 30 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र को बेरूत में हवाई हमले में मारा गया, तो वहीं 31 जुलाई 2024 को तेहरान में ईरान के सबसे सुरक्षित इमारत में रिमोट कंट्रोल बम से सोते हुए हमास चीफ हानिया को रात 1:45 बजे मार दिया गया। इजराइल को अच्छी तरह से पता है कि उस पर हमला होगा और इजराइल चाहता भी है कि ईरान और हिजबुल्लाह बड़ा हमला करें, ताकि इन दोनों का भी वही हाल किया जाए जो गाजा में किया गया है। गाजा में 300 दिन से ज्यादा की जंग में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 20,000 के करीब हमास लड़ाके आईडीएफ ने मार दिए हैं। जरा देखिए इजराइल को और कौन कौन से देशों का साथ मिल रहा है। ईरान को जहां कतर, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, तुर्की और फिलिस्तीन का साथ मिल रहा है, तो वहीं इजराइल को अमेरिका का साथ मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि इजराइल को अरब देशों का भी साथ मिल रहा है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन शामिल है। रिपोर्ट का दावा है कि इसी साल 13 अप्रैल को ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ था। उस वक्त ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल कामयाब रहा था, क्योंकि उसे अमेरिका के साथ साथ जॉर्डन का भी साथ मिला था। वहीं यूएई और सऊदी ने भी सूचनाएं अमेरिका को दी थी, जिसका फायदा इजराइल को मिला। המסר שלנו לכל המזרח התיכון השבוע, אנחנו מי שתוקף אזרחי ישראל, מי שתוקף את מדינת ישראל, אנחנו מוכנים ללכת רחוק, יודעים להתאמץ מאוד, להביא מודיעין מאוד מדויק, ללכת, לפגוע, להרוג וגם לקחת סיכונים. ותקפנו בביירות ואנחנו תוקפים בעזה, ואנחנו נהיה מאוד חזקים בהגנה ואחר כך גם נתקוף מאוד חזק. इधर इजराइल ने ऐसा वॉर प्लान बनाया है जो ईरान और हिजबुल्लाह के हमले के वक्त जबरदस्त काम कर सकता है। दावों के मुताबिक इजराइल ने बम शेल्टर तैयार करने को कहा
दावा किया जा रहा है कि जब ईरान घातक मिसाइलों से हमला करेगा और हिजबुल्लाह रॉकेट से इजरायली शहरों पर हमला करेगा, उस वक्त इजरायली शेल्टर में इन हमलों से खुद को बचाएंगे। इजरायली सरकार ने इजरायली लोगों को अपने बम शेल्टर को साफ करने और उसे तैयार करने को कहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में लोगों को निर्देश जारी किया गया है कि हमला होने की स्थिति में क्या करना है। लोगों को शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्किंग स्थलों और बम शेल्टरों की सूची की फाइल दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोगों को 90 सेकंड के भीतर बम शेल्टर तक पहुंचना होगा, वरना जान जा सकती है। यानी ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए इजरायली नागरिकों के पास 90 सेकंड होंगे। इधर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरानी मिसाइलों और हिजबुल्लाह के रॉकेट ब्रिगेड पर टिकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ईरान, हिजबुल्लाह, हुथी और कुछ इस्लामिक लड़ाकों के ग्रुप्स ने इजरायल पर एक साथ हमले का प्लान बना लिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की है, जिसके हिसाब से इजरायल पर इस बार निर्णायक हमला किया जाएगा। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने ईरानी अखबार कहान में लेख लिखा है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने इजरायल के सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब इजरायल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा रणनीतिक केंद्रों पर हमला होगा। खामनेई ने यह भी लिखा है कि हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा, जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. इस्माइल हानिया की मौत पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बड़ा दावा किया। दावा यह कि हमास चीफ को मिसाइल अटैक में मारा गया और इसमें इजराइल की मदद अमेरिका ने भी की है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर गाजा से है, जहां हानिया के राइट हैंड याह्या सिनवार को सुरंग के अंदर घेर लिया गया है। इस्माइल हानिया मारा गया। मोहम्मद ताइफ मारा गया। टारगेट पर याह्या सिनवार। गाजा पूरी तरह तबाह है। रफा में भी कोई सलामत नहीं। ठीक वही तस्वीर अब वेस्ट बैंक के तुलकरम की दिखाई देने लगी है। हर ओर तबाही, हर तरफ बर्बादी, हर तरफ गोलियों की गूंज, हर तरफ खंडहर। रॉकेट धमाके से जमींदोज हुए मकान, मिसाइल की मार से तबाह हुई बस्तियां, टैंकों के गोले से धुआं धुआं हुई गलियां। इजरायल ने तुलकरम को बारूद से पाट दिया है। तुलकरम में इजरायल की एयर स्ट्राइक में 5 की मौत हुई है। आईडीएफ ने दावा किया है कि इस हवाई हमले में हमास का एक टॉप कमांडर ढेर हो गया है। आईडीएफ ने यह हमला कतर में हानिया का जनाजा उठने के बाद अंजाम दिया। 2 अगस्त को कतर में हानिया को दफनाया गया। दोहा में हानिया को विदाई देने हमास का लीडर खलील अल हया पहुंचा था। उधर हानिया को कब्र में पहुंचाया गया। इधर इजरायल ने गाजा में कोहराम मचा दिया। 3 अगस्त की सुबह से भीषण बमबारी कर इजरायल ने गाजा पट्टी के उत्तर में एरेज क्रॉसिंग पर भारी तबाही मचाई है। The IDF will not tolerate
terrorist attack on Israeli civilians. We have been responding to these attacks with precise strikes on Hezbollah commanders, terror operatives, and military infrastructures in Lebanon. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation. इजरायल एयरफोर्स जहां आसमान से बारूद बरसाकर हमास लड़ाकों का सफाया कर रही है, वहीं जमीन पर आईडीएफ कमांडो याया सिनवार के सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याया सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। गाजा की सुरंगों में चल रहा सर्च ऑपरेशन याया सिनवार के खात्मे के बाद ही रुकेगा। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याया सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। गाजा की सुरंगों में चल रहा सर्च ऑपरेशन याया सिनवार के खात्मे के बाद ही रुकेगा। दिल्ली में शेल्टर होम में मौत पर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच अब एक बड़ी जंग चलने वाली है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के आरोपों को एलजी कार्यालय ने झूठा करार दे दिया। शेल्टर होम के प्रशासक की नियुक्ति एलजी की तरफ से नहीं की गई। आशा किरण शेल्टर होम में प्रशासक की नियुक्ति सीएम हाउस की तरफ से की गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि राहुल अग्रवाल को शेल्टर होम का प्रशासक बनाया गया, जिसे रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित किया गया था। इस पर एलजी कार्यालय ने कहा है कि सेवा विभाग ने राहुल अग्रवाल की नियुक्ति समाज कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर की थी। बाद में आप सरकार ने उसे शेल्टर होम की जिम्मेदारी दी थी। आशा किरण में 20 दिन में 14 मानसिक रोगी बच्चों की मौत के मामले में राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को आरोप लगाया कि जिस अफसर पर आशा किरण की देखरेख की जिम्मेदारी थी, उसकी नियुक्ति उपराज्यपाल ने ही की थी। ये वही अफसर है जिसे भ्रष्टाचार के मामले में साल 2016 में सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट किया था। एलजी साहब ने और केंद्र सरकार ने क्या सोच के राहुल अग्रवाल नाम के दानिश अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। अभी राहुल अग्रवाल कौन है? वो इसके प्रशासक हैं इस जगह के, जिनकी जिम्मेदारी है ओवरऑल इसको चलाने की। राहुल अग्रवाल अगर आप गूगल करके देखें तो आपको गूगल में पता चलेगा 2016 में रिश्वत लेने के आरोप में धरे गए एसडीएम। वहीं आपके आरोपों को एलजी कार्यालय ने झूठा और गुमराह करने वाला बताया। एलजी कार्यालय की तरफ से कहा गया कि शेल्टर होम के प्रशासक को आम आदमी पार्टी ने नियुक्त किया था और जिस दागी अधिकारी राहुल अग्रवाल की बात की जा रही है, उसे समाज कल्याण विभाग में तैनात किया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने उन्हें आशा किरण होम के प्रशासक के रूप में तैनात किया। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रशासक की नियुक्ति पर एलजी दफ्तर ने झूठा बयान दिया है और अधिकारी राहुल अग्रवाल पर क्या कार्रवाई हुई है, ये भी एलजी को बताना चाहिए। 14 लोगों की दर्दनाक मौत पर सियासत थम नहीं रही है। इंडी गठबंधन में आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का ध्यान मुद्दों पर नहीं बल्कि केजरीवाल के स्वास्थ्य पर है। मेरा जो एक सवाल है आम आदमी पार्टी से कि अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं तो आप उसको उजागर क्यों नहीं करते हैं? पहले तो हर 2 मिनट में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे और इनमें तो प्रेस में इनके अपने अपने मित्र बहुत हैं, उनसे क्यों नहीं कहानियां करवाते? आज हर चीज में आप चुप्पी क्यों पाले हुए? सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी की बनाई कमेटी शेल्टर होम पहुंची और वहां के हालात को देखा। पहले तो उन्हें शेल्टर होम में घुसने नहीं दिया गया, जिसके बाद वो लोग बाहर ही बैठ गए। बाद में उन्हें शेल्टर होम में जाने की इजाजत मिली। आशा शेल्टर होम पहुंचे आम आदमी पार्टी नेताओं में महेंद्र गोयल, कुलदीप कुमार, अखिलेश पति त्रिपाठी और जय भगवान उपकार शामिल हैं। चहेते अफसरों को, ऐसे अफसरों को जिन पे सीबीआई इंक्वायरी करती है, 5 साल सस्पेंशन रहता है, ऐसे अफसरों को एलजी साहब यहाँ लगाने का काम करते हैं, ऐसे अफसरों को बैठाने का काम करते हैं। अभी तक उन अफसरों को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? दिल्ली में 14 लोगों की मौत पर आम आदमी पार्टी अभी भी जिम्मेदारी लेने की जगह एलजी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इस मसले पर कहा कि ये पूरी तरह से दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा ही है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली की सरकार, जिसके मातहत दिल्ली नगर निगम आता है,
दिल्ली सरकार आती है, इनकी जिम्मेदारी थी इन व्यवस्थाओं को देखने की। आशा किरण में जो बच्चे मरे हैं उनके बारे में जो जानकारी मिल रही है कि 5 महीने से वहाँ के स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली है। क्या वो देखभाल करेंगे बच्चों की? वो बच्चे जिनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, उनको गंदा पानी पीने की शिकायत थी, जल बोर्ड को शिकायत की गई, गंदा पानी की वहाँ सप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से डायरिया की भी बीमारी वहाँ फैली। ये नेग्लिजेंसी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट की डेडलाइन दी गई है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को 7 दिन में विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अधिकारियों का कहना है कि उपचार के दौरान 14 लोगों की मौत अलग अलग दिनों में हुई है। इसकी असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही सामने आएगी। उधर तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में मंत्री एस शिवशंकर के भगवान राम पर दिए गए बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एस शिवशंकर ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया। शिवशंकर ने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत ही नहीं। अगर राम अवतार होते तो उनका जन्म नहीं हो सकता, अगर उनका जन्म हुआ तो वे भगवान नहीं हो सकते। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के मंत्री के बिगड़े बोल। एमके स्टालिन के मंत्री ने राम के वजूद के मांगे सबूत। श्री राम के अस्तित्व पर सवाल, सियासी बवाल। நாம் அதை வைத்து ஆதாரப்பூர்வமாக இதை கொண்டாடுகின்றோம். ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது. भगवान श्री राम पर एक बार फिर से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस बार राम पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए हैं तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में परिवहन मंत्री एस शिवशंकर। बयान भी ऐसा जिसमें वो भगवान राम के जन्म से जुड़े सबूत मांग रहे हैं, तो कभी उन्हें अवतार मानने से इनकार कर रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री के बयान से सियासत इतनी तेज हो गई कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। பிரதமர் கோயில் எடுத்திருக்கிறார், 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு என்றார். அது உண்மை அல்ல, வரலாறே கிடையாது. நமக்கு ராஜேந்திர சோழன் வாழ்ந்ததற்கு சோழன் கட்டிய கோயில் இருக்கிறது, வெட்டிய குளம் இருக்கிறது, செப்பேடுகள் இருக்கிறது, சிற்பங்கள் இருக்கிறது. நாம் அதை வைத்து ஆதாரப்பூர்வமாக இதை கொண்டாடுகின்றோம். ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது, அது கடவுள் என்று நாம் கொண்டாடுவது. கடவுளாக பிறந்துவிட்டால் அவதாரமாக இருக்க முடியாது. எனவே நம்மை மயக்கி நம்முடைய வரலாற்றை மறைத்து வேறொரு வரலாற்றை உயர்த்தி காட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் அதையெல்லாம் செய்கிறார்கள்। भगवान राम पर एक बार फिर से सबूत मांगे तो संतों से लेकर सियासतदानों ने प्रतिक्रिया दी। किसी ने तमिलनाडु के मंत्री के बयान का कड़ा विरोध किया तो किसी के लिए उनका ये बयान अभिव्यक्ति की आजादी समझ आई, तो किसी ने आस्था पर ऐसे बयान देने को सही नहीं ठहराया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन का हिंदू, सनातन और राम विरोधी घिनौना चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। कुत्सित मानसिकता के शख्स तमिलनाडु के परिवहन मंत्री है, नाम है एस शिवशंकर। वो कहते हैं कि राम जी के भगवान होने के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसीलिए प्रभु राम की पूजा ही नहीं होनी चाहिए। अरे भस्मासुर, कण कण में बसे प्रभु राम पर सवाल उठाने से पहले एक बार अपने नाम का तो ख्याल कर लेते। देखिए, ये तो आस्था का सवाल है, किसी को किसी पर आस्था है, किसी को किसी पर आस्था है। मेरा ख्याल है इस पर किसी तरह का कमेंट करना, तनकीद करना मुनासिब नहीं है। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले एस शिवशंकर जिस पार्टी डीएमके से जुड़े हैं, उनके सबसे बड़े नेता करुणानिधि भी कह चुके थे कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। उनके अलावा भी दक्षिण भारत से कई नेता सनातन और भगवान राम पर सवाल उठा चुके हैं। अब एक बार फिर से राम पर सवाल उठा तो राम भक्त फिर से गुस्से में दिखने लगे। भगवान राम पर टीका टिप्पणी किया है, ये संत समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज पर कुठाराघात किया है। इनकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है, अपने पूर्वजों के बारे में इनको जानकारी नहीं है और भगवान राम के विषय में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। इनको कठिन से कठिन और कठोर कार्रवाई इनके साथ किया जाए।
भगवान राम एक बार फिर से सियासत के केंद्र बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर विरोध तेजी से होने लगा है। सवाल ये है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को निशाना बनाना ठीक है? राजस्थान क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन नवाचार करने जा रहा। इसके तहत अब तक खिलाड़ियों को जहां राहुल द्रविड़ और कपिल देव जैसे दिग्गज ट्रेनिंग देते नजर आएंगे, तो वहीं अंपायर और स्कोरर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग देने की तैयारी चल रही है। क्रिकेट में जो बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद इनका जो वर्चस्व है उसको तोड़ करके हमारा राजस्थान 3-3, 4-4 खिलाड़ियों का नाम उनमें अब शामिल करवा सके। बस हमारी इच्छा क्रिकेट को ऐसी गति देना है जो भविष्य में भी चालू रहे। इसी लक्ष्य के साथ प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एडहॉक कमेटी लगातार नवाचार कर रही है। इसी कड़ी में जयपुर में 3 दिवसीय एम्पायर और स्कोरर सेमिनार और एग्जाम का आयोजन किया जा रहा। इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए सेमिनार करने के साथ ही एडहॉक कमेटी अब राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और कपिल देव जैसे खिलाड़ियों को बुलाकर राजस्थान के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में जुट गई है। हम राजस्थान के चुनिंदा संख्या 60, 70, 80, 100 जो भी होगी उन खिलाड़ियों का भी एक सेमिनार करेंगे। मैंने पंकज सिंह जी से और राजस्थान के दोनों जो पूर्व क्रिकेटर कप्तान हैं उनसे भी निवेदन किया है कि आप भी हिंदुस्तान के बढ़िया से बढ़िया क्रिकेटर, चाहे उसमें राहुल द्रविड़ हो जो टेक्निक के मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वीवीएस लक्ष्मण भी इसमें अपने आप में नाम हैं, और भी बहुत नाम है। मेरे को जो 2 पसंद हैं मैंने उनके नाम लिए, उनको बुला करके फील्डिंग क्षेत्र का अलग, बॉलिंग क्षेत्र का अलग, उसमें कपिल देव को भी बुला सकते हैं हम, ये नहीं है, जगुल श्रीनाथ भी आ सकते हैं। तो ये जिम्मेवारी मैंने पंकज सिंह जी के और दोनों हमारे पूर्व कप्तानों के जिम्मे लगाई है कि हम अति शीघ्र हमारा कार्यकाल खत्म होने से पहले 3 दिवसीय एम्पायर, स्कोरर, महिला और पुरुष प्रेशर सेमिनार और एग्जाम में प्रदेश भर के हर जिले से एम्पायर और स्कोरर शिरकत कर रहे हैं। आरसीए के लिए बेहतरीन एम्पायर और स्कोरर चुनने के लिए बकायदा बीसीसीआई के पैनल एम्पायर जयपुर पहुंचे और यहां चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। प्रतिभाओं के सही चयन के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं, जो इन युवा खिलाड़ियों की प्रतिभाओं का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। पहला मौका है कि इसके अंदर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। एम्पायर्स के अंदर भी काफ़ी महिलाएं आई है, स्कोरर्स के लिए भी आई हैं। सभी जिलों ने भी है ना काफ़ी जोर शोर से इसके अंदर जो है अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। पहले हम लोगों ने 4 की डिमांड की थी, लेकिन फिर जिलों ने कहा कि इस तरह 1-1 की संख्या और बढ़ाएं, क्योंकि उनका उत्साह था कि जिलों के अंदर क्रिकेट जो है नियमित रूप से चले, तो उसके लिए हमें जो है एम्पायर और स्कोरर की जो है नियमित आवश्यकता होती है। ग्राउंड, बॉल, एम्पायरिंग और आपके ऑफिशियल्स अगर ये हों तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी से आपका टैलेंट, ये अगर इस पर आप काम करो तो आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्योंकि आपका बेस अच्छा हो जाता है। आजकल बहुत बढ़िया कैरियर है एम्पायरिंग, स्कोरिंग भी तो अच्छा है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यंग लोग आए हुए हैं, अच्छे, बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया लग रही है। इसके साथ ही वहीं राजस्थान के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी इन प्रतिभाओं को तराशने की जिम्मेदारी ली है। क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने आरसीए के इस नवाचार का स्वागत करते हुए इसे राजस्थान के युवाओं के भविष्य को संवारने वाला बताया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एम्पायरिंग और ये जो स्कोरर्स हैं दे हैव अ बिग रोल। और जो भी कमेटी ने डिसीजन लिया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो कहते हैं जो बेसिक रूट लेवल क्रिकेट है उसको बेटर करने के लिए बहुत सारे एम्पायर्स और स्कोरर्स को वो अपग्रेड कर रहे हैं, यहाँ से उनको सिखा रहे हैं ताकि हमारा जो रूट लेवल क्रिकेट है बेटर हो सके। अल्टीमेट रिजल्ट के लिए आपको ग्राउंड लेवल पर जाके काम करना होता है, दे आर डूइंग फ्रॉम दिस पैनलिस्ट के साथ जो भी कोर्स करा रहे हैं। कोई भी बड़े से बड़ा मैच देखें तो उसमें एम्पायर्स और जो स्कोरर्स होते हैं उनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है तो उसको कंडक्ट करने में। तो उसके लिए जो भी तैयारी होती है, डेवलपमेंट जो भी होता है, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द कैंडिडेट्स टू